हाय एवरीवन। आज मैं आपको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वो सारी अपडेट्स बताने वाली हूँ जो नॉर्सा 10 में आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बिल्कुल फ्रेश अपडेट है टिटनेस डिप्थीरिया वैक्सीन के बारे में। पहले टिटनेस टॉक्सॉइड वैक्सीन दी जाती थी, बट अब इंडिया ने टिटनेस डिप्थीरिया वैक्सीन यानी टीडी वैक्सीन इंट्रोड्यूस की है। इसको सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली ने डेवलप किया है और इसे 21 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया है। अब ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि टीडी तो पहले भी दिया जाता था, तो ये अपडेट क्या है। तो पहले रूटीन प्रोग्राम में ज़्यादातर टीटी ही देते थे। टीडी मेनली यूज़ होता था अडोलसेंट्स के लिए एंड कभी कभी अडल्ट्स में। अब गवर्नमेंट ने टीटी को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है टीडी से और अब ये ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेड है। आपको मेनली इसकी डेट याद रखनी है। नेक्स्ट अपडेट है टीबी के बारे में। पहले एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता था 6 मंथ्स का, जिसमें 2 मंथ्स की इंटेंसिव फेज होती थी और 4 मंथ्स की कंटिन्यूएशन। 2 मंथ्स के लिए ड्रग्स दिए जाते थे। H फॉर आइसोनाइजिड, R फॉर राइफेम्पिसिन, Z फॉर पायराजेनामाइड एंड E फॉर इथेम्ब्यूटॉल। और नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए दी जाती थी आइसोनाइजिड एंड राइफेम्पिसिन इन कंटिन्यूएशन फेज। अब WHO रिकमेंड करता है 4 मंथ्स का शॉर्ट रेजिमेन, जिसमें 2 मंथ्स का इंटेंसिव फेज है और 2 मंथ्स का कंटिन्यूएशन फेज। इसमें इथेम्ब्यूटॉल को रिमूव कर दिया गया है और इसकी जगह अब यूज़ होता है मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन एंड राइफेम्पिसिन को रिप्लेस कर दिया गया है राइफापेंटीन से। तो इसमें ड्रग्स यूज़ होती हैं H फॉर आइसोनाइजिड, P फॉर राइफापेंटीन, Z फॉर पायराजेनामाइड एंड M फॉर मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन। पहले 2 मंथ्स के लिए रेजिमेन है HPZM एंड नेक्स्ट 2 मंथ के लिए HPM। नेक्स्ट अपडेट है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ट्रीटमेंट के बारे में। पहले ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग था, 18 to 24 मंथ्स का, और सारी इंजेक्टेबल ड्रग्स यूज़ होती थी जैसे कैनामाइसिन एंड अमीकासिन, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा थे। अब WHO ने न्यू रेजिमेन इंट्रोड्यूस किया है 6 to 9 मंथ्स का, जिसमें सारी ड्रग्स ओरल रूट से दी जाती हैं। इसमें 2 रेजिमेन हैं, बी-पाल एंड बी-पाल्म। बीटाक्विलीन प्लस प्रीटोमैनिड प्लस लिनेजोलिड, ये बी-पाल है। बी-पाल में इंक्लूडेड है बीटाक्विलीन, प्रीटोमैनिड, लिनेजोलिड एंड मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन। बी-पाल उनके लिए यूज़ होता है जो मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन टॉलरेट नहीं कर पाते हैं या उसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं। टिपिकली इन रेजिमेन का ड्यूरेशन 6 मंथ्स का होता है, बट बी-पाल रेजिमेन को 9 मंथ्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। पुरानी वैक्सीन थी MOPV-2, जो टाइप 2 पोलियो आउटब्रेक के लिए यूज़ होती थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये थोड़ी अनस्टेबल थी, मतलब इसमें म्यूटेशन का रिस्क ज़्यादा था और ये कभी कभी सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस भी कॉज कर सकती थी। अब WHO ने एक नई पोलियो वैक्सीन रिकमेंड की है जिसका नाम है नोवल OPV-2। ये मॉडिफाइड वर्जन है और जेनेटिकली मोर स्टेबल है देन ओल्डर वन। इसमें म्यूटेशन के चांसेस भी कम हैं और ये आउटब्रेक कंट्रोल के लिए भी प्रिफर्ड है। इसमें सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव पोलियो के चांसेस भी पिछली वाले से कम है। दूसरी अपडेट है RSV वैक्सीन के बारे में। RSV मतलब रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। पहले इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। इसके लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दी जाती थी मंथली इंजेक्शंस के फॉर्म में, और वो भी RSV की सीज़न के टाइम और स्पेशली हाई रिस्क इन्फेंट्स को। पर अब WHO ने इसके लिए वैक्सीन्स इंट्रोड्यूस की हैं जैसे एब्रिसवो एंड एरिक्सवी, और एक सिंगल डोज एंटीबॉडी भी अवेलेबल है जिसका नाम है निरसेविमाब। निरसेविमाब एक लॉन्ग एक्टिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, नॉट अ वैक्सीन। ये सीवियर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है और ये सारे इन्फेंट्स को प्रोवाइड की जाती है, ना कि सिर्फ हाई रिस्क इन्फेंट्स को। नेक्स्ट है FL100 क्रेनियल इलेक्ट्रोथेरेपी। ये FDA मतलब
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड है। ये होम बेस्ड नॉन ड्रग थेरेपी है। ये मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन के लिए यूज़ होता है। मतलब अब डिप्रेशन का ट्रीटमेंट घर में भी पॉसिबल है। इसमें जेंटल इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ किया जाता है, जिसे हम TDCS ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन बोलते हैं। ये सेफ है और इसको एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ कंबाइन करके दिया जा सकता है। इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो आप याद रखना: एपिलेप्सी, पेसमेकर, प्रेगनेंसी एंड सीवियर हार्ट डिसीज। ये लो इंटेंसिटी करंट को कॉर्टेक्स में डिलीवर करता है और अंडर एक्टिव ब्रेन एरियाज को स्टिमुलेट करके सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट अपडेट है PPH के बारे में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। PPH मैटरनल डेथ का मेजर कॉज है। ट्रेडिशनली PPH को तब डायग्नोस करते थे जब वेजाइनल डिलीवरी में 500 ml एंड सी सेक्शन में 1000 ml ब्लड लॉस हो जाए। पर प्रॉब्लम ये होती थी कि वेट करते करते पेशेंट शॉक में जा सकता था। तो अब न्यू अपडेट आई है जिसका मेन फोकस है अर्ली एक्शन। अब अगर 300 ml ब्लड लॉस हो जाए और पेशेंट के वाइटल्स एबनॉर्मल होने लगे तो इमीडिएटली एक्शन स्टार्ट करना है। सेकंड है कैलिब्रेटेड ड्रेप्स का यूज़। ये स्पेशल ड्रेप्स होते हैं और ब्लड लॉस का एग्जैक्ट मेजरमेंट दिखाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है मोटिव बंडल या मोटिव निमोनिक। ये स्टेप बाय स्टेप इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। इसके कंपोनेंट्स हैं: M फॉर मसाज यूट्रस, O फॉर ऑक्सीटोसिक्स, मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग है ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। T फॉर ट्राइनेक्सामिक एसिड, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। I फॉर IV फ्लूइड्स, शॉक को प्रिवेंट करने के लिए। V फॉर वेजाइनल और जेनाइटल एग्जामिनेशन फॉर टीयर और रिटेन्ड प्लासेंटल बिट्स। E फॉर एस्केलेट केयर, अगर इन सारे मेजर्स या एक्शंस के बाद भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है तो सीनियर डॉक्टर सर्जरी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसीडर करते हैं। यूट्रोटॉनिक ड्रग्स में भी अपडेट है। ऑक्सीटोसिन तो फर्स्ट लाइन ड्रग है। अगर कोल्ड चेन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन के लिए कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है, तो हीट स्टेबल कार्बिटोसिन यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों अवेलेबल नहीं है तो मिज़ोप्रोस्टोल यूज़ कर सकते हैं। सपोर्टिव केयर में रैपिड IV फ्लूइड्स, एनीमिया प्रिवेंशन, सेफ डिलीवरी प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड हैं। इस पूरे अपडेट का मेन गोल है PPH की वजह से होने वाली मैटरनल डेथ्स को रिड्यूस करना। अब नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। WHO ने पहली बार मेनिंजाइटिस से रिलेटेड गाइडलाइंस रिलीज की हैं। इसमें सबसे पहला है रैपिड रिकॉग्निशन। मतलब अगर पेशेंट्स को सिम्टम्स हों जैसे फीवर, नेक स्टिफनेस, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस एंड सीजर्स, तो इमीडिएटली मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट करो, डिले मत करो। अर्ली एम्पिरिक एंटीबायोटिक थेरेपी। अब इसमें रिकमेंडेशन है कि डायग्नोसिस कंफर्म होने का वेट ना करें। अगर मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड है तो इमीडिएटली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करें, स्पेशली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। अर्ली एंटीबायोटिक्स से मॉर्टेलिटी और ब्रेन डैमेज रिस्क रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़। अब डेक्सामेथासोन रिकमेंडेड है सर्टेन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस केसेस में, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है और कॉम्प्लिकेशंस जैसे हियरिंग लॉस और ब्रेन डैमेज प्रिवेंट करता है। सपोर्टिव केयर में इंक्लूडेड है प्रॉपर IV फ्लूइड्स और हाइड्रेशन टू मेंटेन BP, सीजर कंट्रोल, ऑक्सीजन इफ नीडेड, क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। एक और इम्पॉर्टेंट फोकस है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंशन। मेनिंजाइटिस के बाद पेशेंट्स में हियरिंग लॉस, पैरालिसिस या कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए फॉलोअप और रिहैबिलिटेशन इम्पॉर्टेंट है। WHO का ओवरऑल गोल है डिफीटिंग मेनिंजाइटिस बाय 2030। नेक्स्ट है पार्टोग्राफ। पहले पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन दोनों प्रेजेंट होती थी, बट अब WHO ने एक्शन लाइन को रिमूव कर दिया है। पहले एक्टिव लेबर फेज स्टार्ट होता था 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन से, बट अब न्यू अपडेट में एक्टिव फेज स्टार्ट होगा 5 सेंटीमीटर डायलिटेशन से।
पहले रूल था कि अगर सर्विक्स 1 सेंटीमीटर पर आवर से डायलेट नहीं हो रही है तो लेबर स्लो माना जाता था और इंटरवेंशंस कंसिडर किए जाते थे। पर प्रॉब्लम ये है कि हर फीमेल का लेबर सेम स्पीड से प्रोग्रेस नहीं करता है, तो ये रूल सब पर अप्लाई नहीं होगा। अब WHO ने 1 सेंटीमीटर पर आवर का फिक्स्ड रूल रिमूव कर दिया है। हर पेशेंट का लेबर इंडिविजुअल असेसमेंट के बेसिस पर जज किया जाएगा। अब पार्टोग्राफ को WHO लेबर केयर गाइड बोला जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया वैक्सीन। पहले मलेरिया के लिए कोई वैक्सीन नहीं थी, सिर्फ मॉस्कीटो कंट्रोल मेथड्स यूज़ होते थे, जैसे मॉस्कीटो नेट्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग, एंटी मलेरियल ड्रग्स एक्सेट्रा। कोई वैक्सीन नहीं थी, इसलिए प्रिवेंशन डिफ़िकल्ट था। अब WHO ने मलेरिया वैक्सीन्स रिकमेंड की हैं। आप इनका नाम अच्छे से याद कर लो, RTS-S एंड R21। ये दोनों वैक्सीन्स स्पेशली चिल्ड्रन के लिए बनाई गई हैं। ये वैक्सीन्स प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से भी प्रोटेक्ट करती हैं। R21 नई है और RTS-S से ज़्यादा इफेक्टिव मानी जा रही है और मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में भी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है HPV वैक्सीन। HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है जो मेनली सर्वाइकल कैंसर का मेजर कॉज है। पहले HPV वैक्सीन का शेड्यूल लेंदी था। 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स के लिए 2 डोज शेड्यूल एंड मोर देन 15 ईयर्स के लिए 3 डोज शेड्यूल। अब WHO ने रिकमेंड किया है कि सिंगल डोज HPV वैक्सीन भी इफेक्टिव है। अभी भी वही वैक्सीन्स जैसे गार्डेसिल 9 एंड सर्वेरिक्स ही यूज़ हो रही हैं। एक नई इंडियन वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस हुई है जिसका नाम है सर्वेवैक, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है। इसको अफोर्डेबल और मोर एक्सेसिबल बनाया गया है। नेक्स्ट है वारफेरिन। वारफेरिन एक ओरल एंटीकोएगुलेंट है। इसमें अपडेट आया है, अगर INR 4.5 to 10 है और ब्लीडिंग एब्सेंट है तो वारफेरिन को होल्ड करना है टेम्परेरीली एंड विटामिन के देने की ज़रूरत नहीं है और INR को मॉनिटर करना है। जब INR नॉर्मल रेंज में आए तब लोअर डोज पर रीस्टार्ट करना है। और अगर INR मोर देन 10 है और ब्लीडिंग एब्सेंट है, वारफेरिन को होल्ड करना है, ओरल विटामिन के 2.5 to 5 mg दो और INR को क्लोजली मॉनिटर करना है। यहाँ ब्लीडिंग रिस्क हाई होता है, इसलिए विटामिन के देना नेसेसरी है। और अगर ब्लीडिंग प्रेजेंट है, चाहे कोई भी INR वैल्यू हो, विटामिन के 5 to 10 mg IV देंगे, वारफेरिन को तो विदहोल्ड करेंगे ही, साथ में प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट यानी PCC देंगे। पहले हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा प्रेफर करते थे, पर अब हम PCC देते हैं। सबक्यूटेनियस विटामिन के रिकमेंड नहीं है, इसमें एब्जॉर्प्शन अनप्रिडिक्टेबल होता है और वारफेरिन रिज्यूम हमेशा लोअर डोज से ही करना है जब INR थेराप्यूटिक रेंज में आ जाए। नेक्स्ट है अस्थमा। पहले इसके ट्रीटमेंट का मेन फोकस था ब्रोंकोडायलेशन। सिर्फ साबा यानी साल्ब्यूटामॉल इन्हेलर यूज़ किया जाता था। ये सिर्फ सिम्टम्स कंट्रोल करता था, अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन को नहीं, इसलिए सीवियर अटैक का रिस्क बना रहता था। अब जीना यानी ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा रिकमेंड करता है ICS प्लस फॉर्मेट्रॉल। ICS का एग्जाम्पल है ब्यूडेसोनाइड। ICS इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है और फॉर्मेट्रॉल एयरवे ओपन करता है थ्रू ब्रोंकोडायलेशन। एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है, स्मार्ट थेरेपी, सिंगल मेंटेनेंस एंड रिलीवर थेरेपी। मतलब सेम इन्हेलर यूज़ होता है डेली मेंटेनेंस के लिए और अटैक के टाइम भी। नेक्स्ट है डेपेमोकीमाब। ये एक अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो IL-5 को टारगेट करता है और मेनली सीवियर इयोसिनोफिलिक अस्थमा में यूज़ होता है। इसको 2024 to 25 में अप्रूवल मिला है US, EU और जापान में। इंडिया में अभी ऑफिशियली अप्रूव्ड नहीं है। ये 6 मंथ डोजिंग इंटरवल वाली फर्स्ट अस्थमा बायोलॉजिकल थेरेपी है। पहले जो IL-5 इनहिबिटर्स थे
जैसे मैपोलिजुमाब और बेनरालिजुमाब। इनको हर 4 से 8 वीक्स में देना पड़ता था, लेकिन डेपेमोकिमाब सिर्फ साल में 2 बार इंजेक्शंस के फॉर्म में दिया जाता है। नेक्स्ट है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। पहले सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए मेनली पेप्समियर टेस्ट यूज होता था। प्रॉब्लम ये थी कि पेप्समियर तब डिटेक्ट करता था जब सेल ऑलरेडी चेंज हो चुका हो, मतलब डिसीज थोड़ी प्रोग्रेस कर चुकी हो। अब न्यू अपडेट में एचपीवी डीएनए टेस्ट को प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट बना दिया गया है। एचपीवी डीएनए टेस्ट वायरस को डायरेक्टली डिटेक्ट करता है, सेल डैमेज होने का वेट नहीं करता। ये पेप्समियर से ज़्यादा सेंसिटिव एंड एक्यूरेट है। ये सर्वाइकल कैंसर को डेवलप होने से पहले प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स अपडेट। मंकी पॉक्स नेम की वजह से लोगों में स्टिग्मा क्रिएट हो रहा था, फियर और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा था। नेम साइंटिफिकली भी एग्जैक्ट नहीं था, क्योंकि ये वायरस सिर्फ मंकी से स्प्रेड नहीं होता है। अब WHO ने ऑफिशियल नेम चेंज करके एमपॉक्स कर दिया है। ये स्टिग्मा और कंफ्यूजन दोनों रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट है डायबिटीज़। पहले डायबिटीज़ ट्रीटमेंट का मेन फोकस सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल करना था। कॉमन ड्रग्स थी मेटफॉर्मिन एंड सल्फोनिल यूरियाज लाइक ग्लिम्पेराइड। ये ड्रग्स शुगर कंट्रोल करते थे, लेकिन हार्ट और किडनी प्रोटेक्शन ज़्यादा नहीं देते थे। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस का रिस्क हाई रहता है। अब WHO और इंटरनेशनल गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि न्यू ड्रग्स को यूज़ करो जो शुगर के साथ साथ हार्ट और किडनी को भी कंट्रोल करें, जैसे GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट लाइक सेमाग्लूटाइड, जिसे ओजेम्पिक भी बोला जाता है, डुअल GIP प्लस GLP-1 एगोनिस्ट लाइक टिrzepatide, SGLT2 inhibitors like empagliflozin and dapagliflozin etc. नेक्स्ट है PSVT नेज़ल स्प्रे। कार्बामिस्ट और इट्रिपामिल एक नेज़ल स्प्रे मेडिसिन है जो PSVT के सडन अटैक को रोकने के लिए यूज़ की जाती है। इसको US FDA ने 2025 में अप्रूव किया है। इसको हम घर पर भी यूज़ कर सकते हैं सडन आने वाले अटैक के लिए। ये एक रैपिड एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इसका इफेक्ट 17 से 30 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ये एक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड ड्रग है, डॉक्टर या IV इंजेक्शंस की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट है नियोनेटल रिससिटेशन। न्यूबॉर्न चेस्ट कंप्रेशन के लिए अब 2 थंब इंसर्कलिंग टेक्निक प्रिफर्ड है। इसमें रेस्क्यूअर दोनों थंब बेबी के स्टर्नम पर रखता है और बाकी फिंगर्स से चेस्ट को इंसर्कल करता है। ये नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम और अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन गाइडलाइंस ने रिकमेंड किया है। इसमें बेटर प्रेशर जनरेट होता है और ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। रेस्क्यूअर को थकान भी कम होती है। 2 फिंगर टेक्निक अब कम प्रिफर्ड है। इसे तब यूज़ करेंगे जब सिर्फ एक रेस्क्यूअर हो और चेस्ट इंसर्कल करना पॉसिबल ना हो। एक लास्ट अपडेट है इंकोवैक वैक्सीन फॉर कोविड-19। ये वैसे तो 26 जनवरी 2024 में ऑफिशियली लॉन्च कर दी गई थी और एग्ज़ाम में भी आ सकती है कि ये कब लॉन्च हुई थी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।